तो फर्स्ट हेडिंग आप लिख लेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर को आप क्या कह देंगे? अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर को हमने क्या बोला था? अवतल दर्पण बोला था। अब देखो, आप सबको पता है कि कल मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, एक कन्वर्जिंग मिरर का और एक डाइवर्जिंग मिरर का। कन्वर्जिंग का मतलब जो हिंदी में आप इसको अभिसारी बोल सकते हैं, जो प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पे केंद्रित करता है, उसे हम क्या कह रहे थे? अभिसारी दर्पण। तो कल हमने लिखा था कि कौन सी मिरर कन्वर्जिंग होती है और कौन सी मिरर डाइवर्जिंग होती है, ये बात हमने कल करी थी। तो देखो, सबसे पहले हमने लिख दिया था कि ये जो कॉनकेव मिरर होती है, कॉनकेव मिरर क्या करती है? प्रकाश की जो किरणें हैं, रे ऑफ लाइट है, जो प्रकाश की किरण है, रे ऑफ लाइट है, इन प्रकाश की किरणों को क्या करती है? किसी एक पॉइंट पर केंद्रित करती है। किसी एक पॉइंट पे क्या करती है? केंद्रित करती है। ध्यान से सुनो, कॉनकेव मिरर क्या है, अवतल दर्पण क्या है, कल हमने पढ़ा था। देखो, ऐसी मिरर जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने के बाद भी किसी एक पॉइंट पर उनको केंद्रित करे, उसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर अगर कोई एक बिंदु पर केंद्रित करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। उसे आप क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। तो ये बात हमने कल की क्लास में कर ली थी कि ये कौन सी मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है, या फिर आप इसको क्या बोल रहे हैं? इसको आप अभिसारी दर्पण भी बोल रहे हैं। आप इसको क्या बोल रहे हैं? अभिसारी दर्पण भी इसको आप बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये बात हमने कल कर ली थी, देखो आप लोगों को पता है। तो कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण क्या करेगी? प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करती है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर या फिर क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको सारी बातें समझाती हूं। जैसे मैंने एक कॉनकेव मिरर ली, ये मेरे पास में एक कॉनकेव मिरर है। सबसे पहले तो आप देखते ही बताएंगे कि ये कॉनकेव मिरर है कि नहीं है, क्योंकि इसका जो बाहर उभरा हुआ भाग है, इस पे हमने क्या कर रखी है? पॉलिश कर रखी है, और अंदर दसा हुआ भाग किसका काम कर रहा है? परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है। ये बात कमेंट सेशन पे कोई ध्यान नहीं देगा, वैसे भी लेट हो चुके हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आपको बस केवल इस पे ध्यान देना है ताकि हम चैप्टर को कंप्लीट करें। ओके, ये देखो कि हमने क्या बनाई है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाई, अवतल दर्पण बनाई। जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया आप समझ गए कि बाहरी भाग पे अगर पॉलिश की है, अंदर दसावा भाग अगर यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गई? यहाँ पे एक प्रकार की कन्वर्जिंग मिरर, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? अवतल दर्पण भी बोल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, और वो जरूरी भी है, क्योंकि आगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे, जब आप दर्पण सूत्र निकालोगे, यानी मिरर फॉर्मूला निकालोगे, जब आर और एफ के बीच में संबंध निकालोगे, तो कम से कम आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए आर और एफ के बीच में संबंध निकालने के लिए आर और एफ क्या है, कम से कम हमें ये बात तो पता होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ये मैंने जो लाइन आपके सामने बनाई है, जो दर्पण के बीचों बीच से होके गुजरती है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, अगर वो किसी परावर्तक पृष्ठ के बीचों बीच से होके गुजरती है, इसको कहा जाता है मेन एक्सिस। हम इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से समझना, अगर ये बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको क्या बोलते हैं? मेन एक्सिस, या फिर इसको क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। आप इसको क्या बोलेंगे? मेन एक्सिस बोलेंगे, या फिर आप इसको क्या बोल देंगे? मुख्य अक्ष बोल देंगे। अब देखो, यहाँ पे दर्पण का जो ये बिल्कुल जिस भाग से होके, जिस मिड पॉइंट से होके मुख्य अक्ष गुजरती है, ये वाला भाग, इसको हम क्या बोल देते हैं? ध्रुव ओ। इसको आप क्या बोल देंगे? पोल, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? ध्रुव भी बोल सकते हैं, ध्रुव। ठीक है, तो आप इसको ओ से भी दर्शा सकते हैं और पी से भी दर्शा सकते हैं। तो ये कौन सा भाग हो गया? इसका ध्रुव ओ वाला भाग हो गया। इसके बाद देखो, यहाँ पे मुख्य अक्ष के यहाँ पे समान दूरी पर एक बिंदु होता है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाएगा? एफ से डिनोट किया जाएगा। मुख्य अक्ष पर उपस्थित होता है, और इस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु। चलो मैं अलग से लिख देती हूं, यहां पे मैं लिख रही हूं, इस एफ बिंदु को क्या कहा जाएगा? फोकस बिंदु कहा जाएगा।
फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट, जिसकी बात हम कल बार बार में कर रहे थे, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस बिंदु। तो ये फोकस बिंदु है क्या? ये मुख्य एक्स पर ध्रुव की जो दूरी है, एक जो मेन एक्सिस का जो एक पॉइंट है, उसे आप क्या बोल रहे हैं? एफ बोल रहे हैं, फोकस बिंदु बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इतनी ही, जस्ट इतनी ही दूरी पर एक दूसरा पॉइंट और उपस्थित होता है, जिसे आप 2f बोल सकते हैं, या फिर इसको c भी बोला जाता है। या तो आप इसको 2f बोल देंगे, या फिर इसको आप क्या बोल देंगे? c बोल देंगे। देखो 2f तो क्यों बोला हमने? 2f इसलिए बोला, यहां से यहां तक कितना हो गया? f। अब हम इतना और क्या ऐड कर रहे हैं? इसमें f ऐड कर रहे हैं, यानी यहां से यहां तक की दूरी f, यहां से यहां तक की दूरी f। तो आपको पता है कि f प्लस f बन के कितना बन गया? 2f बन गया। तो हमने इस पॉइंट को क्या लिख दिया? 2f लिख दिया। इस पॉइंट को क्या लिख दिया? 2f लिख दिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसको c क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहां पे ये c क्या होता है? इसका वक्रता केंद्र। C क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ये नेमिंग आपको पता होनी चाहिए, नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे ये जो F है, F को आप क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु। यहाँ पे जो ये C है, इसको क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम इनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि F क्या है, C क्या है, R क्या है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 1 मिनट देना आप मेरे को। अब देखो, सबसे पहले कुछ पॉइंट आपको समझने हैं। जैसे कल मैंने आपको एक सवाल दिया होगा कि आपको मैंने वक्रता त्रिज्या दी होगी कि एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी का मान कितना होगा? ये सवाल मैंने आपको दिया था। अब ध्यान से देखो, अब आपको निकालना कैसे है? सबसे पहले तो आपको ये फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, इसका पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ध्रुव से फोकस पॉइंट के बीच में जाते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये वाली, ध्रुव से लेकर फोकस पॉइंट F तक के बीच की दूरी को आप क्या कह देते हैं? फोकस दूरी। ये क्या हो गई भाई? फोकस दूरी हो गई। आप सब भी देख के बता देंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि फोकस दूरी कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे कि ध्रुव O से लेकर ये जो F है, जो ये फोकल पॉइंट है, यहाँ के बीच की जो दूरी है, उसको आप क्या कह देंगे? फोकस दूरी कह देंगे। कि कितनी दूरी पर, दर्पण से कितनी दूरी पर फोकस पॉइंट प्रेजेंट है, उसे आप क्या बोल देंगे? फोकस दूरी बोल देंगे। यानी कि ये आपके पास मिरर है, मिरर के पास ये मिरर की मेन एक्सिस होके गुजर रही है, और इसके बाद आपने क्या किया कि ये आपने पॉइंट मान रखा है फोकस पॉइंट F। अब आपको कोई फोकस दूरी पूछे तो सिंपल सी बात है कि मिरर से हमारा फोकस पॉइंट कितनी दूरी पर है, उसे आप क्या बोल देंगे? फोकस दूरी बोल देंगे। तो ये कौन सी दूरी हो गई? फोकस दूरी। इसके बाद देखो, अब ये वक्रता त्रिज्या क्या है? देखो हम क्या बोल रहे हैं? दर्पण से फोकस पॉइंट के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ये दूरी हो गई। दर्पण से कहां की दूरी? वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। इसको क्या कहा जाएगा? वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। इसे आप क्या बोल देंगे? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। किससे लिखा जाता है? कैपिटल R से लिखा जाता है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो अभी जो सवाल मैंने कल दिया था वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। देखो सवाल हमने क्या लिखा था कि एक अवतल दर्पण, सवाल हमने लिखा था एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या, लिखा था ना। सबसे पहले तो मैं आपको R और F के बीच का रिलेशन दिखा देती हूं। आप यहां पे नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के, R व F के मध्य रिलेशन, R व F के मध्य रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? R और F कैसे एक दूसरे से संबंधित है, इनका रिलेशन क्या है? ध्यान से देखो, रटने वाली तो जरूरत ही नहीं है। आपको क्या याद करना है? देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? F। मैंने यहाँ पे R और F के बीच संबंध दिखाना है, तो R बराबर मैं लिखूंगी। अब देखो यहां से यहां तक ये R बन रही है, तो इस R को आप क्या लिख सकते हैं? 2F भी लिख सकते हैं। भाई इस R के बराबर 2F होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? ये R कब बनी? जब ऐसे कितने F जुड़े इसके साथ? 2F जुड़े।
सिंपल सी बात है। यहां से यहां तक कितना f, फिर यहां से यहां तक कितना f, f और f मिलकर कितना हो गया 2f। तो आप सिंपल सी बात है क्या लिख सकते हो, r बराबर कितना होगा 2f, यानी कि जो f है उसको आप 2 बार ऐड कर लोगे या फिर उसका दुगुना कर लोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। और रटने की बात क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें समझ में आ रहा है। यहां से हमें क्या समझ में आया कि अभी मैंने बताया कि दर्पण से फोकस पॉइंट के बीच की दूरी, फोकस दूरी f क्या होती है f, फिर आगे भी आपको इतना ही ऐड करना होता है ताकि वक्रता केंद्र बन जाए। तो पहले f फिर f और f जुड़कर कितना बना रहे हैं 2f बना रहे हैं। और ऑलरेडी पहले मैंने यहां पे लिख रखा है कि आप इसको 2f भी बोल सकते हैं और वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं। तो यहां पे हो क्या गया, r इज इक्वल टू क्या हो गया 2f हो गया, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी। अगर आपको फोकस दूरी निकालनी है, अगर आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो आप फोकस दूरी का कितना गुना कर दो, 2 गुना कर दो। और अगर आपको फोकस दूरी निकालनी है तो आप वक्रता त्रिज्या का क्या कर दो, आधा कर दो, क्योंकि f इधर लाओगे तो r बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको कल एक सवाल दिया था, मैंने सवाल क्या दिया आपको कि एक अवतल दर्पण, ऐसे लिखा होगा कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी, क्या लिखवाया था, एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या का मान 60 सेंटीमीटर है, ये लिखवाया था। तो उसकी फोकस दूरी का मान बताओ, ये सवाल लिखवाया था ना। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या का मान 60 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी का मान बताओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वक्रता त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर, साथ में आपको इनके चिन्ह परिपाटी भी याद रखनी है। क्या याद रखनी है, चिन्ह परिपाटी। अब एक बार मैं इसको मिटा रही हूं और एक साथ लिख देती हूं, ठीक है। ये पॉइंट में एक बार मिटा रही हूं क्योंकि आपने याद कर लिया होगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, r इज इक्वल टू 2f, तो f इज इक्वल टू कितना हो गया r/2। अब देखो आपको याद क्या रखना है, चिन्ह याद रखने हैं। कुछ एक चिन्ह है कि r का मान माइनस में होगा, प्लस में होगा, तो सिंपल सी बात है हम सीधा याद कर सकते हैं। अगर कहीं भी अवतल का नाम आता है, ध्यान से सुनना, एक बात आपको कंफर्म बता देती हूं, अगर कहीं भी अवतल का नाम आएगा, चाहे वो अवतल लेंस हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, अगर कॉनकेव नाम आ जाता है, अवतल नाम आ जाता है, तो जितनी भी दूरियां आप लोगे सारी की सारी किसमें आएगी, माइनस में आएगी। ध्यान से सुन लेना, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, अगर आपने अवतल का नाम ले लिया तो सारी की सारी दूरियां किसमें आएगी, माइनस में आएगी। जैसे सबसे पहले मुझे r निकालना है, यहां आप लिख सकते हैं अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, वैसे तो हम अवतल दर्पण ही पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी लिख लो अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले आपसे क्या दूरियां कौन कौन सी हो सकती है, r हो सकती है, वक्रता त्रिज्या हो सकती है, फोकस दूरी हो सकती है, u हो सकती है, v हो सकती है। यहाँ पे u क्या होती है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कि दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा गया है, दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा गया है उसको आप किससे डिनोट करेंगे, u से डिनोट किया जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, वस्तु की जो दूरी है, उसको हम किससे लिखेंगे, u से लिखेंगे। अब v क्या होता है, यहाँ पे v होती है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज कि दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये 4 दूरियां आपको याद रखनी है। देखो वक्रता त्रिज्या, मैंने क्या कहा, अगर अवतल का नाम आ जाता है तो सारी दूरियां किसमें आएगी, माइनस में आएगी, यानी वक्रता त्रिज्या भी कैसी होगी, माइनस में होगी, नेगेटिव। इसकी फोकस दूरी भी कैसी होती है, नेगेटिव। देखो आपसे सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है या फिर धनात्मक होती है, तो आपको क्या याद रखना है, अवतल चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, सारे चिन्ह कैसे आएंगे, माइनस के ही आएंगे। तो वक्रता त्रिज्या कैसी हो गई, नेगेटिव, फोकस दूरी भी कैसी हो गई, नेगेटिव, और वस्तु की दूरी ये भी कैसी हो गई, नेगेटिव, क्योंकि सभी दूरियां माइनस में आएगी। हम कैसे मान ले कि u प्लस में है, और v भी कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो अवतल दर्पण की जितनी भी दूरियां आपसे पूछी जाए, चाहे वो वक्रता त्रिज्या r हो, चाहे वो फोकल लेंथ f हो, या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u हो, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज v हो,
कोई भी दूरियां अगर आपको दी जाती है तो ये सारी दूरियां किस में आएगी, माइनस में आएगी। सीधा सवाल पूछ सकता है कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ कि उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो वो ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, इसको तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल जब आप करने बैठोगे तो उसके लिए आपको चिन्ह परिपाटी का पता होना तो बहुत बहुत जरूरी है। अब आ जाओ सवाल पे। हम सवाल कर रहे थे, हमने रिलेशन भी निकाल लिया था, r बराबर 2f और f बराबर r/2। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, r बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर, मुझे क्या निकालनी है, f निकालनी है। सबसे पहले तो मैं चिन्ह पे ध्यान दूंगी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है या फिर धनात्मक होती है। मैंने आपको क्वेश्चन में केवल इतना दिया, अवतल दर्पण, नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या किस में आएगी, माइनस में आएगी। अब आपको इसकी फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी अभी हमने फॉर्मूला निकाल लिया, f बराबर क्या होता है r/2। वक्रता त्रिज्या का क्या कर दो, आधा कर दो, वो उसकी क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ f आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -60/2, यानी कि इसकी फोकस दूरी कितनी आ गई, माइनस में 30 सेंटीमीटर आ गई। अब कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे थे कल की क्लास में 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तो सही है, लेकिन आपको ऑप्शन में -30 भी मिलेगा तो +30 भी मिलेगा। अब आप क्या करोगे, आपने कल आंसर दिया था 30 सेंटीमीटर दे दिया था कई बच्चों ने आंसर, ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में -30 भी मिलेगा तो +30 भी मिलेगा। अब आप क्या करोगे, तो आपको आंसर कैसे देने हैं, आपको पहले चिन्ह परिपाटी पता होनी चाहिए, और सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर अवतल का नाम आ गया तो सारी दूरियां किसमें कर दो, माइनस में कर दो। उत्तल की बात अभी आगे करेंगे, अभी केवल इतना याद रखो कि हमने केवल अवतल पढ़ी है और अवतल की सारी दूरियां कैसी आएगी, माइनस में आएगी। तो इसका आंसर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर आ गया। तो कल वाला सवाल देखो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट पड़ रहा हो आपके लिए। हमने क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ। देखो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में रिलेशन बनाया। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या बनाया, रिलेशन। वक्रता त्रिज्या को आप किससे डिनोट करते हैं, r से, और फोकस दूरी को आप किससे डिनोट करते हैं, f से। यानी r और f के बीच का रिलेशन बनाया, और रिलेशन क्या था, r बराबर कितना हो गया 2f, यानी फोकस दूरी का दुगुना क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। फोकस दूरी की दुगुनी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहां से अगर आपको f निकालना है तो आप क्या लिख देंगे, r/2। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा कि अवतल दर्पण की कुछ दूरियां, जैसे r हो गया, जैसे f हो गया, जैसे u हो गया, जैसे v हो गया, r जितनी भी दूरियां हैं सबसे पहले तो सारी की सारी कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। सारी दूरियां कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे r क्या है, वक्रता त्रिज्या, f क्या है, फोकस दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ये है निचोड़, सिंपल सी बात है। हमने यही चीज पढ़ी है, बस हमने समझने के लिए इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, और बस बात यही, आपको यही बात याद रखनी है, r = 2f, f = r/2। सभी दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन ये पता होनी चाहिए कि दूरियां है कौन सी। अगर दूरियां यही नहीं पता कि दूरियां कौन सी है तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे। अब देखो आगे आपको ऐड करना है अवतल दर्पण से जो इमेज बनती है, अवतल दर्पण की जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इमेज प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। ये चीजें मैं आपको साथ साथ इसलिए नोट करवा रही क्योंकि फिर आप ढूंढते फिरोगे कहां इसकी इमेज दे रखी है, कहां इसकी दूरियां दे रखी है। तो अवतल दर्पण से देखो इमेज, देखो मैंने क्या लिखा, हमने इमेज की दूरी को किससे डिनोट किया था अभी, v से, v से लिखा था ना। v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, और v का मान हमने कैसा लिखा था, नेगेटिव लिखा था। v का मान कैसा लिखा था, नेगेटिव लिखा था। अब एक अच्छी सी बात आपको बता देती हूं, अगर कहीं भी प्रतिबिंब माइनस में आता है,
कहीं भी अगर प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आ रही है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि -25 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वहां जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो इमेज बन रही है, वो कैसी बन रही है? बिल्कुल वास्तविक बन रही है। इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है? वास्तविक बन रही है, ठीक है, वर्चुअल है। और अगर इमेज वास्तविक होती है तो ये बात कल मैंने बता दी थी कि हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा। अगर प्रतिबिंब इमेज वास्तविक बनता है तो कैसा होगा? उल्टा होगा। और कल इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने कि हमारी आंखों में जो लेंस है वो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब के कारण होगा क्या? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। जैसे आप मेरे को देख पा रहे हो तो आपकी आंखों की रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना। तो जब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो आप उल्टा क्यों नहीं देख रहे? भाई मैं आपको उल्टी क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्यों? हमारा जो ब्रेन है उसको हमें सीधा करके दिखाता है। हमारा ब्रेन उस इमेज को क्या करके दिखाता है? सीधा करके दिखाता है। और कल मैंने बताया भी था, कुछ मूवीज के एग्जाम्पल भी दिए थे कि उसमें अगर ऐसे सीन देखने को हमें मिले हैं तो वहां पे फिजिक्स के ये रूल वहां पे काम में लिए गए हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखना कि अवतल दर्पण के, बस केवल इतनी याद रखना, आगे की बात मैं भी एक एक इमेज बना के आपको पढ़ा दूंगी। आपको क्या याद रखना है कि अवतल दर्पण के जितने भी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेंगे, वो उनका मान किस में आता है? निगेटिव आता है, ऋणात्मक होता है। इसी कारण अवतल दर्पण के सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक और उल्टे होते हैं। आप लोग सैलून में सभी जाते हैं, देखो सैलून के अंदर जो मिरर्स काम में ली जाती है वो अवतल दर्पण काम में ली जाती है। सैलून में जो मिरर काम में ली जाती है वो कौन सी लगी होती है? अवतल दर्पण लगी होती है। आपने देखा होगा कि बेसिकली हम जितने होते हैं उससे चेहरा वगैरह बड़ा दिखाई देता है, साफ क्लियर भी दिखाई देता है, ठीक है, एक एक छोटी छोटी चीज हमें दिखाई देती है क्लियरली, ठीक है, क्योंकि वहां पे अवतल दर्पण को काम में लिया जाता है। ये प्रतिबिंब को क्या करके दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है। अवतल दर्पण क्या करके दिखाता है? प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। हमारी इमेज जो उस दर्पण में बन रही है वो कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। अब आप बोलोगे कि उस मिरर में तो हम बिल्कुल सीधे दिखाई देते हैं। अरे आप सीधे क्यों दिखाई दे रहे हो? क्योंकि हमारा ब्रेन है वो उस उल्टे प्रतिबिंब को क्या कर रहा है? सीधा कर रहा है। इसीलिए हम कैसे दिखाई दे रहे हैं? सीधे दिखाई दे रहे हैं। नोटिस की होगी इस बात को आपने सैलून वगैरह में कि हमें घर पे जो हम कांच काम में लेते हैं, मिरर काम में लेते हैं, वो हमारी होती है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। लेकिन सैलून वगैरह में जो लगाई जाती है वो कौन सी होती है? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो वहां पे क्लियरिटी भी अच्छी आती है, हम खुश हो जाते हैं, यार मैं तो बहुत अच्छा दिख रहा हूं, ठीक है। तो वो क्लियरिटी के लिए किसको लगाया जाता है? वहां पे कॉनकेव मिरर को लगाया जाता है, अवतल दर्पण को लगाया जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब को क्या करके दिखाती है? बड़ा करके दिखाती है, ठीक है। तो याद रखना, तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? हमेशा वास्तविक और उल्टे बनेंगे। अगर वहां पे उत्तल दर्पण लगा देते, सपोज करो अगर सैलून्स में अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण लगा देते तो क्या होता? सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाती वो कैसे बनते? आभासी और सीधे। कैसे बनते? आभासी और सीधे। प्लस प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटे बनते। आप सोच के देखो, हमारी जो वाहन होते हैं, गाड़ियां होती है, उसका जो साइड मिरर होता है, गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। सबने पढ़ा है, साइड मिरर जो लगा होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। अब मान लो आप बाइक से ड्राइव कर रहे हैं और पीछे कोई ट्रक आ रहा है, आप उस इतने बड़े ट्रक की इतनी छोटी सी इमेज उस मिरर में देख लेते हैं, ठीक है। अगर वहां आपने, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है? जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है उत्तल दर्पण से, वो बहुत छोटी बनती है। तो अगर मान लो सैलून में उत्तल दर्पण लगा दी होती तो आप इतने एक से दिखाई देते, बिल्कुल इतने से जितनी डिस्टेंस ज्यादा होती है आपकी उतना ही छोटा इमेज आपका दिखाई देता। इसीलिए किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? अवतल दर्पण को। प्लस ये बात भी है कि ये प्रतिबिंब कैसा बनाती है? वास्तविक और उल्टा बनाती है। इसीलिए हम किसको काम में लेते हैं? ज्यादा से ज्यादा अवतल दर्पण को। जैसे डेंटिस्ट को देखा होगा, जो दांतों का डॉक्टर है, दांतों की जांच के लिए एक लेंस लेके आता है ना, उस लेंस से यूं चेक करता है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो वो जो लेके आता है, जो लेंस से लेके आता है, वो कौन सी दर्पण होती है? अवतल दर्पण होती है। और अवतल दर्पण से वो क्या करता है? जैसे दांत के बारे में चेक करना है तो उसने लगाता है दर्पण को और फिर वो बाहर से देखता है, तो
अपना जो ये दांत वाला भाग है ये बड़ा होके दिखता है, तो अगर कोई उसके अंदर दिक्कत आ रखी है तो प्रॉब्लम है तो उसको आसानी से दिख जाती है। तो अगर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाना है तो हम किसको काम में ले लेंगे, अवतल दर्पण को। प्लस क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमारी रेटिना पे बनता है, प्लस उस उल्टे प्रतिबिंब को हमारा ब्रेन क्या कर देता है, सीधा कर देता है। तो याद रखेंगे कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण से जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनते हैं, ये हमेशा कैसे होंगे, वास्तविक और उल्टे होंगे। चलो आगे। इसको मिटा देती हूं। अब देखो ये प्रतिबिंब है, ये अलग अलग स्थितियों में बन सकते हैं, अलग अलग स्थितियों में बन सकते हैं। तो आपको एक टेबल के साथ साथ इनके डायग्राम भी बनाना है। आप हेडिंग लिखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। मैं एक से बताऊंगी, फिर बार बार में नहीं बताऊंगी, ठीक है। और पूछे भी अवतल से ही जाते हैं, तो आप हेडिंग लिख लेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना या प्रतिबिंब बनाना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। कॉनकेव मिरर से हम इमेज कैसे बनाएंगे, एक टेबल में इधर साथ साथ ही लिख देती हूं, क्योंकि बाद में भी बनानी है तो हम यही अब भी बना लेते हैं, इतना टाइम क्यों वेस्ट करें। आपको एक तरफ लिख लेना है वस्तु की स्थिति और एक तरफ लिख लेना है प्रतिबिंब की स्थिति। यहां लिख लो आप वस्तु की स्थिति और एक तरफ लिख लो आप प्रतिबिंब की स्थिति। वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले अब स्थिति का मतलब क्या है। स्थिति का मतलब है कि वस्तु कहां रखी है। वो स्थिति अगर हमें पता है कि जैसे मैंने मान लो आपको बोल दिया कि वस्तु को मैंने वक्रता केंद्र पर रखा है, तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, ऐसे सवाल पूछा जाता है। प्लस यहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे सवाल पूछ लिया गया कि एक वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है जो अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बताओ उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। आपको फोकल लेंथ भी नहीं दी, बस केवल वस्तु की दूरी दे दी और उसकी स्थिति दे दी और उसका प्रतिबिंब पूछ रहा है। अब वो आपको पता कब लगेगा, जब आपको वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब की स्थिति पता है, तो आप पता लगा सकते हैं। ध्यान से सुनो, सबसे पहले पहली स्थिति आपको लिखनी है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब इन्फिनिट सिचुएशन में आपने वस्तु को रख रखा है, तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी। ध्यान से सुनो, वस्तु की स्थिति मैं यहां पे भी यही लिखूंगी कि वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत पे है। टेबल बना लेना क्योंकि डायग्राम तो पूछे नहीं जाते, डायग्राम तो मैं आपको समझा रही हूं, बट आपको ये टेबल याद रखनी है। वस्तु की स्थिति कहां है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। ध्यान से सुनो, प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। यह है एक अवतल दर्पण और अवतल दर्पण से ये क्या गुजर रही है, इसकी मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष का क्या हो गया, फोकस बिंदु F, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र C, या फिर आप इसको क्या बोल रहे हैं, 2F बोल रहे हैं। अब वस्तु को अनंत पे रखा गया है, आपको पता ही नहीं है। अब होगा क्या, देखो इसके परावर्तन के कुछ रूल होते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण है, ये दर्पण पे ऐसे आपतित हो रही है। जो अनंत से वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो दर्पण पर ऐसे आपतित हो रही है, क्योंकि दर्पण पर आपतित होगी तभी तो क्या होगा, उनका
परावर्तन होगा। तो इस तरीके से क्या हो रही है, दर्पण पर आपतित हो रही है। और आपको पता है कि दर्पण का ये जो अंदर धसा हुआ भाग है, ये किसका काम करता है, परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। तो ये इन प्रकाश किरणों को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। और जब ये प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होगी तो किससे होके गुजरेगी, फोकस बिंदु F से। तो आप यहाँ पे एक रूल लिख सकते हैं, यहां लिख लेना, रूल में, परावर्तन के नियम में, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस बिंदु F से होकर गुजरती है। फोकस बिंदु F से होकर गुजरती है। अब देखो दर्पण से परावर्तित हुई और किससे होकर गुजरी, सारी की सारी फोकस बिंदु F से, इस तरीके से, ये वाली ऐसे। और जहां दो प्रकाश किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है, ध्यान से सुन लेना, जहां दो प्रकाश किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं पे क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस बिंदु पे। यहां इस पे क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब, इमेज यहां बनी। और आपको पता है कि ये इमेज जो आपको दिखाई दे रही है बहुत छोटी दिखाई दे रही है, बिंदु के आकार की, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया, जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, बिंदु आकार। इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, बिंदु के आकार की बन रही है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर वस्तु को अनंत पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बिंदु F पर। आप लिख लेना, फोकस बिंदु F पर, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं बिंदु आकार का, यानी वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा। और आपको पता है कि अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, यहाँ पे ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, वर्चुअल है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। तो ये बात आप क्लियर कर लेना। यहाँ एक साथ लिख दो कि वस्तु की स्थिति, अगर वस्तु अनंत पर रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस बिंदु F पर बनेगा। अब आपको दूसरी स्थिति, ये पहली स्थिति मैंने लिख दी, दूसरी स्थिति आपको टेबल याद रखनी है, मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूं। दूसरी स्थिति आपको याद रखनी है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र C से परे हो, परे होगा मतलब दूर हो। अगर वस्तु वक्रता केंद्र C से क्या हो, परे हो, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ध्यान से सुनो। 6 स्थिति आपको टोटल लिखनी है। अब देखो मैं बना के बता देती हूं आपको, ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैम हवा में फेंक रहे हो। आपको तो याद ही रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूं। देखो वस्तु को हमने कहां रखा, 2F से बाहर रखा, 2F या फिर वक्रता केंद्र C से बाहर। ये दूसरी स्थिति हो गई है, ये दूसरी स्थिति बना रही हूं मैं, ये हो गई अवगढ़। ये इसके बीच से क्या गुजर रही है, मेन एक्सिस यानी कि मुख्य एक्स। आपको पता है मुख्य एक्स का अगर ये पॉइंट F है तो ये पॉइंट क्या हो गया, C, वक्रता केंद्र C। तो वस्तु को आपने वक्रता केंद्र C से बाहर रखा है, मैंने मान लिया यहां से रखी हुई है। भाई आपको फिक्स तो बताया ही नहीं ना कि कितनी दूरी पर रखा है, बट इतना पता है कि वक्रता केंद्र C से क्या है, बाहर है, मैंने यहां रख लिया। देखो इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इस तरीके से मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, बिल्कुल समांतर आ रही है, तो वो किससे होके गुजरेगी, फोकस बिंदु F से। ये रूल मैंने अभी बताया है आपको, पहला रूल, कि अगर किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो फोकस बिंदु F से होकर गुजरती है। इतनी बात क्लियर है। अब क्या हुआ कि कुछ प्रकाश किरणें ऐसी भी होंगी जो फोकस बिंदु F से होकर दर्पण पर आपतित होगी, जैसे इस तरीके से यहां से आने वाली प्रकाश किरण ये फोकस बिंदु F से होकर कहां आई, दर्पण पे आई। अगर आपको डायग्राम समझ में भी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको टेबल याद रखनी है। मैं कोशिश कर रही हूं कि आपको ये चीजें भी समझ में आई।
ये फोकस बिंदु एफ से होकर गुजर रही है तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर, ऐसे होके गुजरेगी, ऐसे होके ये गुजर गई। और ये दोनों प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण है, ये भी परावर्तित हुई दर्पण से और ये भी दर्पण से क्या हुई, परावर्तित हुई। तो परावर्तित प्रकाश किरण जहां आपस में मिल जाती है वहां क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये तो क्या थी, वस्तु, ऑब्जेक्ट थी, और ये क्या बन गया, आपका प्रतिबिंब बन गया। ये क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब देखो ये जो प्रतिबिंब यहां बन रहा है, ये प्रतिबिंब कैसा है, आप क्या कहेंगे, अगर अवतल दर्पण है तो वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। प्लस आप क्या लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है, एफ व सी के मध्य, एफ व सी के मध्य बन रहा है। देखो एफ और सी के बीच में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। प्लस वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से कैसा होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब आप टेबल में लिख लेना, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी से बाहर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ व सी के मध्य, एफ व सी के मध्य। तो दो स्थितियां हमारी क्लियर हो चुकी है। तीसरी स्थिति आपको लिखनी है, वस्तु 2f पर हो, वस्तु 2f या c पर हो, तीसरी स्थिति। चलो डायग्राम को एक बार आप उतार लो, फिर मैं आगे चलती हूं। चलो मिटा दो। अब तीसरी स्थिति बनानी है, तीसरी स्थिति आप भी बनाते जाओ साथ साथ। थर्ड कंडीशन, तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पे हो, ये हो गई अवतल दर्पण, ये हो गया मेन एक्सिस, ये हो गया एफ, ये हो गया 2f या फिर c। हमने वस्तु को कहां रख रखा है, 2f पर रख रखा है, वस्तु को कहां रख रखा है, c पर रख रखा है। वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस बिंदु F से होके गुजरती है। बिल्कुल सीधी गुजरनी चाहिए, अब टेढ़ा हो सकता है क्योंकि अपने पास स्केल नहीं है ना, स्केल होना जरूरी है। इसके बाद फोकस बिंदु F से होकर दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, इस तरीके से होके गुजरेगी। ये दोनों मिल कहां रही है, 2f पे ही मिल रही है, वक्रता केंद्र पर ही बन रही है। तो ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो प्रतिबिंब कहां बना, सी पर ही बना। देखो आपने वस्तु को भी सी पर रखा, 2f पर रखा, और उसका प्रतिबिंब भी कहां पर बना, 2f पर बना। एक ही स्थिति ऐसी होती है जहां आपने वस्तु को रखा है वहीं पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। देखो प्रतिबिंब, वस्तु को आपने ऐसे रख रखा था, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, और उल्टा होगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। प्लस वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। जितनी बड़ी आपने वस्तु ली है उसी के बराबर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आप यहां लिख लेंगे, अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर, या फिर आप लिख सकते हैं 2f पर, वक्रता केंद्र सी पर, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 2f पर लिख सकते हैं। अब आपको चौथी कंडीशन लिखनी है, वस्तु को आप धीरे धीरे ला रहे हो, वस्तु अनंत पर थी, फिर वस्तु को आपने 2f से बाहर रखा, फिर हम वस्तु को 2f पर ले आए। अब वस्तु कहां आएगी, 2f और f के मध्य, यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो अब आप वस्तु को रखो 2f व f के मध्य। देखो सारी स्थितियां मैं लिख देती हूं एक बार। चौथी स्थिति ये होगी, पांचवी स्थिति होगी F पर रखा जाएगा वस्तु को, और छठवीं स्थिति होगी F व O के मध्य। ये 6 स्थितियां आपको याद रखनी है। जब वस्तु को 2f व F के मध्य रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा 2f से परे, ऐसे याद होना चाहिए। जब वस्तु को F पर रखा जाता है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर।
और जब वस्तु को F और O के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है आपका 2F2 व F2 के मध्य। अब ये क्या बात आ गई, और इसको आप गोला लगा के लिख लेना, ये सबसे बड़ा प्रतिबिंब होता है, बड़ा व आवर्धित प्रतिबिंब, बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित प्लस इसकी जो ये इमेज बन रही है ये हमेशा कैसी होगी, आभासी होगी। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी स्थिति है, देखो अवतल दर्पण से सारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, लेकिन एक स्थिति जहां पे प्रतिबिंब F, वस्तु को F और O के बीच में रखा जाएगा, वहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी ही बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी ही बनेगा। ठीक है, इतनी बात। ये टेबल आप एक बार रिवाइज करो, फिर मैं आपको बताती हूं। जल्दी से टेबल को एक बार पढ़ेंगे। केवल देखो आपको वस्तु की स्थिति पता है तो आप प्रतिबिंब की स्थिति भी बता सकते हैं। वस्तु की स्थिति ध्यान से देखो, आपको कैसे याद रखना है। अगर वस्तु को अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहां बन गया, फोकस बिंदु F पर। ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा इसको इजी कर देती हूं। इजी कैसे करेंगे, जब वस्तु को कहां रखा, अनंत पर रखा, तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस बिंदु F पर। ध्यान से देखो, जब वस्तु को F पर रखा गया तो प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पर बना। एक दूसरे से रिलेट है कि नहीं है, रिलेट कर रहे हैं ना, कि अगर आप वस्तु को अनंत पे रख रहे हो तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F पर, और अगर आप वस्तु को F पर रख रहे हो तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर। अगर आप वस्तु को अनंत पर रख रहे हो तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F पर, और अगर आप वस्तु को F पर रख रहे हो तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर। एक दूसरे से उल्टा कर दो तो दो बातें तो आपको याद हो गई, एक याद होते ही दोनों याद हो गए। इसके बाद यदि वस्तु को वक्रता केंद्र C से बाहर रखा गया है, C से कहां रखा गया है, बाहर, तो प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, F और C के मध्य, यानी F और 2F के मध्य। अब देखो, जब वस्तु को 2F और F के मध्य रखा गया तो प्रतिबिंब कहां बना, 2F से बाहर। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, नहीं करते, कि आप अगर वस्तु को 2F से बाहर रख रहे हो तो प्रतिबिंब बन रहा है F और 2F के मध्य, और जब आप वस्तु को F और 2F के मध्य रख रहे हो तो प्रतिबिंब बन रहा है 2F से बाहर। तो एक दूसरे का क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। जब वस्तु को 2F और F के मध्य रखा गया तो प्रतिबिंब कहां बना, 2F से बाहर, और जब वस्तु को 2F पे रखा गया तो प्रतिबिंब कहां बना, F और 2F के बाहर। ठीक है, इसके बाद तीसरी स्थिति देखो, ये स्थिति तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जब वस्तु को 2F पे रखा गया या फिर वक्रता केंद्र पर रखा गया तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र C पर या फिर किस पर बनेगा, 2F पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या याद रखेंगे, अगली सिचुएशन 5 नंबर की हो गई। 6वें नंबर की, जब वस्तु को F और O के मध्य रखा गया, ये स्थिति आपको जरूर याद रखनी है। एक ऐसी स्थिति होती है जब वस्तु को F और O के बीच में रखा जाता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और बहुत बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो कई बार सवाल बन जाता है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पे वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो आपका आंसर आना चाहिए जब वस्तु को फोकस बिंदु F व ध्रुव O के मध्य रखा गया हो। ये हो गई अवतल दर्पण। चलो, समझ में आ गया होगा आप सभी को। समझ में आ गई ये बातें, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फिर ऊपर से जाने लगेगा। इतना ठीक है आज के लिए, इसको बार बार रिवाइज करना क्योंकि कल मैं इस टेबल से आपको सवाल करवाऊंगी। तो इस टेबल से सवाल करवाए जाएंगे तो बार बार आपको
देखनी नहीं पड़े टेबल को, बस याद हो जाना चाहिए। वस्तु को एक बार रिवाइज कर लो क्लास छोड़ने से पहले। वस्तु को अनंत पे रखा गया, प्रतिबिंब एफ पे बना। वस्तु को एफ पे रखा गया, प्रतिबिंब अनंत पे बना। वस्तु को 2f पे रखा गया, प्रतिबिंब 2f पे बना। वस्तु को 2f से बाहर रखा गया, प्रतिबिंब f और 2f के मध्य बना। वस्तु को f और 2f के बीच में रखा गया, प्रतिबिंब 2f से बाहर बना। जब वस्तु को f और o के मध्य रखा गया, प्रतिबिंब कहां बना? F2 और 2f2 के मध्य। और कैसा बना? आभासी और आवर्धित। ठीक है, ये टेबल आपको इसी तरीके से क्या करनी है? याद करनी है। आगे की बात हम कल की क्लास में ही कर पाएंगे। तो अभी आप 11 बजे वाली क्लास में टाइम से आ जाना, सभी बच्चे 11 बजे वाली क्लास में टाइम से आ जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है एनवायरमेंट, पर्यावरण, और जिससे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो बाय सभी को, टेक केयर। इतनी देर आप रेस्ट करो और 11 बजे वाली क्लास में टाइम से आ जाना सभी, और क्लास को शेयर भी करना ताकि जिन बच्चों को पता नहीं है वो भी टाइम से आ सके। ठीक है, इतना काम आप लोग करोगे। 11 बजे वाली क्लास को भी शेयर कर देना ताकि जो बच्चे जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है टाइम से आ जाएंगे। ठीक है, ओके बाय सभी को।